नमस्कार दोस्तों, आईएएस फोक्स पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है और जो न्यूज़ में ड्राफ्ट ईआईए का इशू जो चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हर दिन हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस या जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें जो ईआईए का इशू है ये एक बहुत ही मेजर इशू बन चुका है। आपको डेली एक या दो एडिटोरियल मिल जाएंगे, कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। जो हमारे एक्स वो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयराम नरेश, और उनका और क्या कहते हैं एक टसल सा टाइप का चल रहा है अपने करंट एनवायरनमेंट मिनिस्टर के साथ। तो वो सारी चीज़ें आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो उसी को आज हम समझेंगे ब्रीफली कि एक्चुअली में ये सब होता क्या है और ये इशू क्यों चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले ड्राफ्ट ईआईए से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ईआईए क्या था। उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो ह्यूमंस ने एक्चुअली में एनवायरनमेंट की बखिया उधेड़ के रखी हुई ना, उसके बारे में जान लेते हैं कि देखो भाई, तुम्हें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तभी तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, ये ह्यूमंस को जानना चाहिए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके इंट्रोडक्शन में आप कुछ एक दो पॉइंट लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो जैसे हम कोई भी चीज़ करें, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटी वी टेक अप हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। चाहे हम अपने खाने के लिए करें, सिक्योरिटी के लिए करें, लिविंग के लिए करें, कुछ भी करते हैं हम, वो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि संभल जाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारा फ्यूचर है। क्यों हम इतना फोकस दे रहे हैं। 10 ह्यूमन फॉर देयर नीड्स, तो ये जितनी सारी नीड्स हैं इंसानों की, उन नीड्स के लिए वो क्या करता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके आता है। तो अब इन सब के लिए टू चेक वेदर दीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती हैं, जो इंसानों द्वारा की गई एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक्टिविटी विद इन सस्टेनेबल लिमिट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई स्टैट्यूटरी चेक्स चाहिए होते हैं, लेजिस्लेशन या कुछ ना कुछ चाहिए होता है। नहीं तो ह्यूमंस तो भाई अंधाधुंध कुछ ना कुछ करते ही चले जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है। तो इसलिए अब देखते हैं क्या है एक्चुअली में सीन ईआईए के साथ। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसमें यूएनईपी की स्थापना हुई थी। इसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहीं से सारा जो ह्यूमंस का शिफ्ट हुआ क्लब ऑफ रोम के बाद से, अगर हम बात करें कि जो एनवायरनमेंट की तरफ फोकस जो आया वो इसी डिक्लेरेशन के बाद से स्टार्ट हुआ है। इसको आप जान लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये एक ऐसा मतलब जिसको कहते हैं की स्टोन पॉइंट है। यहाँ से एनवायरनमेंट में के फील्ड में ह्यूमंस का एकदम से फोकस बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। तो जो लेजिस्लेशन है वो एनवायरनमेंट पे फोकस्ड रहे। ठीक है, इंडिया ने इस बारे में कब शुरुआत की, इसी के बाद इंडिया ने वाटर एक्ट लेके आई, इंडिया एयर एक्ट लेके आई। ये मेजरली पॉल्यूशन पे कंसंट्रेशन रखते थे कि भाई वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब को लेके ये फोकस्ड थे। ठीक है, उसके बाद होता है 1984 की ट्रेजिडी, जिसे हम कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे हुई थी, एक फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड की। ये एक कंपनी थी जो यूएसए की स्वामित्व वाली कंपनी थी और इंडिया में भोपाल में इस्टेब्लिश थी, जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक था। तो ये 1984 में दिसंबर में क्या हुआ था, इस फैक्ट्री से MIC, ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इस साल स्टीरीन गैस जो कि LG वाले जो पॉलीमर वाला प्लांट था वहाँ से लीक हुई थी स्टीरीन गैस। उसके रिलेटेड अगर हो सकता है स्टीरीन के बारे में ना पूछे तो हो सकता है MIC के बारे में पूछ दें। तो MIC क्या होता है, मेथिल आइसोसाइनेट। ये मेथिल आइसोसाइनेट कहाँ पे लीक हुआ था, ये मेथिल आइसोसाइनेट लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम पे। ठीक है, तो ये इतने बड़ा डिज़ास्टर था जिसने इंडिया को, यानी पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। तो इसमें कम से कम जो हमारा डेटा कहता है उसके हिसाब से 16,000 पीपल की डेथ हुई थी और लगभग 40,000 पीपल डिसेबल्ड हो गए थे परमानेंटली। और बाकी जो डिज़ास्टर था उसकी तो बात ही छोड़ो, जिन लोगों को दिक्कत है। तो उसमें क्या था, इसका मेजर प्रॉब्लम था कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस उस टाइम बिना देखे समझे दे दिए जाते थे। कोई आफ्टर जब एक बार क्लियरेंस दे गया उसके बाद कोई देखने सुनने नहीं जाता था। तो ये सब इस डिज़ास्टर का रीज़न रहा।
और इस डिज़ास्टर ने एक्चुअली में इस देश के जो सत्ताधारी नेता या जो कुछ भी लोग थे उनकी आंखें खोली और हमारा ध्यान फिर से एनवायरनमेंट की तरफ गया कि नहीं, अगर हमने एनवायरनमेंट की तरफ फोकस ना किया, हम अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अंधाधुंध तरीके से क्लियरेंसेस देते गए तो आगे फ्यूचर में ऐसी घटनाएं और होंगी। तो इसके लिए सरकार 1986 में एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लेके आई। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का मतलब होता है एक लेजिस्लेशन जिसमें कई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया। उसका नाम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न रखा गया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ये EIA क्या था कि देश में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्लियरेंस के लिए उन प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंट इम्पैक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो असेसमेंट की एक रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद क्लियरेंस दी जाएगी। ये उस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ करता था या होता था। तो ये इसका प्रोविज़न जो था, तो ये 1986 में एक्ट आया, प्रोविज़न उसमें था, लेकिन हमने इतना स्लो काम किया कि जो EIA का नोटिफिकेशन था वो एक्चुअली में 1994 में हम ला पाए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या EIA से 1994 से पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, मतलब इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट को क्लियरेंस वगैरह देने का? तो नहीं, प्रोविज़न था। 77 के टाइम से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन बनता है कि कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस नहीं हुआ करती थी इंडिया में, तो ऐसा गलत है। और लेकिन बस दिक्कत ये है कि तब कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होती थी, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, तब सारा कुछ जो मामला होता था वो साइंस एंड टेक जो मिनिस्ट्री होती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसके अंडर हुआ करता था। आफ्टर दैट 1984 के टाइम से ये जो मिनिस्ट्री बनी, नई मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हुई और ये सब चीज़ें फर्दर होती गई। तो अब जल्दी से जान लेते हैं कि EIA होता क्या है। ठीक है, तो हमने ये तो देख ही लिया कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी जाती है प्रोजेक्ट्स को। तो उन एनवायरनमेंट क्लियरेंस को देने के लिए हम उन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पर्टिकुलर एरिया के एनवायरनमेंट पे, तो उसका हम असेसमेंट करते हैं। तो वो जो असेसमेंट होता है उसको हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। तो ये जो है इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स में अगर हम बात करें तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, ये EIA प्रोसेस बिगिन होने से पहले होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रोजेक्ट को एक्चुअली EIA की ज़रूरत है या नहीं है, ये चीज़ स्क्रीनिंग के फेज़ में डिसाइड की जाती है। यानी कि EIA करने से पहले, असेसमेंट करने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि कई सारे के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ हजारडस हैं, कुछ हजारडस नहीं हैं, किसी का किसी तरह का इम्पैक्ट है, तो जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है उसको हम इस लिस्ट से बाहर रखते हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग के प्रोसेस में क्या किया गया, इसमें प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया गया 2 कैटेगरीज़ में। और ये जो कैटेगराइजेशन है ये 2006 में एक EIA अमेंडमेंट आया था, जैसा कि हम अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं ना, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ रहा है और उसमें हमने अमेंडमेंट किया है EIA नोटिफिकेशन। तो वैसे ही एक 2006 में अमेंडमेंट आया था, उसको EIA 2006 कहा जाता है। पहले, उससे पहले क्या होता था, केवल हम डिसाइड करते थे कि इसको EIA की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन 2006 में हमने क्या किया, कैटेगरीज डिवाइड कर दी कि इन पर्टिकुलर 2 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स को रखा जाएगा। तो क्या थी वो कैटेगरीज? कैटेगरी थी एक A और कैटेगरी B। कैटेगरी A में वो प्रोजेक्ट रखे गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आएंगे, और कैटेगरी B में वो प्रोजेक्ट रखे गए जो स्टेट गवर्नमेंट जिसमें देखेगी। ठीक है, तो उसमें भी कैटेगरी B में 2 कैटेगराइजेशन किए गए, B1 और B2। तो यहाँ पे क्या था कि जो कैटेगरी A में आएंगे उनके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर कर दिया गया। ठीक है, इनको करना ही करना है। ऐसे ही B1 कैटेगरी वालों को करना ही करना है, जबकि B2 को इस चीज़ से बाहर रखा गया कि इनके लिए EIA की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों था? यानी कि कैटेगराइजेशन में ये बात साफ रखी गई कि भाई ये इतने हैजार्डस प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, इनका एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए B2 को इन्होंने बाहर रखा। अब लेकिन ये कोई मैकेनिज्म नहीं थी, कुछ प्री डिफाइंड नहीं था कि कौन से प्रोजेक्ट A1 में आएंगे, कौन से A में आएंगे, कौन से B1 में आएंगे, कौन से B2 में आएंगे। ये सब चीज़
छोड़ दी गई थी ऐसे ही, ठीक है, स्क्रीनिंग के दौर पे डिसाइड किया जाएगा। क्या क्या अब क्राइटेरिया क्या था कि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और लोकेशन प्रोजेक्ट की कहाँ है, किसी वेटलैंड के किनारे, किसी नेशनल फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास है। तो ये सारी चीज़ों को देख के ये डिसाइड करेंगे स्क्रीनिंग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लुक करेगी, स्टेट गवर्नमेंट लुक करेगी, स्टेटमेंट करेगी, तो इसके लिए EIA ज़रूरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्क्रीनिंग। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, EIA की स्क्रीनिंग। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। दूसरी प्रोसेस होती है स्कोपिंग, या फिर प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट होती है वो इस स्कोपिंग के तौर पे बनती है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि एक कोई जो डेवलपर होता है प्रोजेक्ट का, वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है EIA की, वो असेसमेंट करता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे। तो ये चीज़ आप देखिए किसकी मदद से करता है, कुछ एनवायरनमेंट कंसल्टेंट या फिर जो सरकार की इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती है उसका कंसल्टेशन ले सकता है, उनकी मदद। तो जो भी उसको सही लगता है, जिसकी भी मदद से वो ये रिपोर्ट बना सकता है प्रोजेक्ट डेवलपर, उसके साथ वो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रिपोर्ट जो डाटा का एनालिसिस उस रिपोर्ट में किया जाता है, उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता था किस में, कॉम्प्रिहेंसिव EIA या रैपिड EIA, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव EIA में क्या होता था, अगर प्रोजेक्ट डेवलपर ने देखो क्या किया कि चारों सीजन, इंडिया में नॉर्मली हम मेजर 4 सीजन को कंसीडर करते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट डेवलपर ने पूरे चारों सीजन का डेटा लिया है और उस डेटा को इनकॉर्पोरेट किया है और उससे रिपोर्ट का एनालिसिस किया, रिपोर्ट बनाई है, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव EIA कहा जाता था। जबकि अगर किसी, क्योंकि बहुत सारे टाइम कंस्ट्रेंट होते थे, ठीक है, बहुत सारे लॉजिस्टिकल कंस्टेंट होते थे, उसकी वजह से कभी कभी क्या करता था प्रोजेक्ट डेवलपर ने, सपोज करो कि भी एक सीज़न का, तो अगर किसी एक सीज़न का केवल उसने डेटा लेके एनालिसिस किया है और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई है, तो उसको रैपिड EIA कहा जाता था, ठीक है। तो रैपिड EIA इसमें, लेकिन मानसून सीज़न को आप नहीं ले सकते हो, बाकी बचे 3 सीज़न में से किसी एक सीज़न का करना पड़ता था, ये EIA में लिखा था। लेकिन 2006 में इसको रिलैक्स कर दिया गया। रिलैक्स करने के बाद क्या किया गया, कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव EIA की अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल रैपिड EIA कीजिए और उसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो बनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। स्कोपिंग में क्या होता है, स्कोपिंग में प्रोजेक्ट डेवलपर अपनी एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करता है, वो रैपिड EIA, वो कुछ डेटा लेता है, किसी से कंसल्टेशन करता है, क्वेश्चनेयर वगैरह होते हैं, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना के देता है। अब क्या करेगा, अब ये रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट की जाएगी, ठीक है। तो जब एक बार ये रिपोर्ट सबमिट की गई, यहाँ शुरू होती है आपकी मेन EIA की प्रोसेस। इसमें अब इम्पैक्ट का प्रिडिक्शन किया जाएगा। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर उनके आंसर, फिर फर्दर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कौन पूछेगा, अथॉरिटी क्वेश्चन पूछेगी, जो भी लीगल अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के जो ये इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी जो है ना, IAA, ये लोग क्वेश्चंस पूछेंगे प्रोजेक्ट डेवलपर से। प्रोजेक्ट डेवलपर उन क्वेश्चंस क्या होंगे कि एनवायरनमेंट पे कहाँ क्या, किस तरह का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें, तो क्वेश्चंस, आंसर, फर्दर क्वेश्चन, तो इन सब चीज़ों से निकाल के एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट आपका कैसे बन सकता है, और उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इम्पैक्ट का प्रिडिक्शन होता है, असेसमेंट होता है कि आपने सारे अल्टरनेटिव चेक किए, आपको इसी जगह पे क्यों बनाना है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपने अल्टरनेटिव चेक किए हैं तो ये बेस्ट सूटेड जगह क्यों है, मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एनवायरनमेंट पे फला मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस इम्पैक्ट का मिटिगेशन मेजर्स क्या ला सकते हो, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं यहाँ पे मेन EIA प्रोसेस में। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। इस फाइनल रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने कहा अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एनवायरमेंटल सिनेरियोज विदाउट प्रोजेक्ट उस जगह पे क्या एनवायरमेंटल सिनेरियो है, और विद प्रोजेक्ट तो आपने रिपोर्ट में दिया ही गया है। उसके बाद अनसर्टेनिटीज़ क्या है, वो क्लियरली रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए रिपोर्ट में। अब क्या हुआ, अब ये आपकी रिपोर्ट बन गई, ठीक है। अब रिपोर्ट की 20 कॉपीज ऑफ रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू किसे, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये सबमिट की जाती है।
जो कि इसके अगले स्टेप पे जाता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक हियरिंग। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए हैं। पहला स्क्रीनिंग हो गया जिसमें कैटेगरी डिसाइड की गई, ठीक है, कि इसको सेंटर देखेगा, ये स्टेट देखेगी ए कैटेगरी है, B1 है या B2 है। उसके बाद क्या हुआ, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाई गई। उसके बाद मेन असेसमेंट हुआ, फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। ठीक है, अब जा रहा है मैटर पब्लिक हियरिंग के लिए। तो पब्लिक हियरिंग में कौन रखता है रिपोर्ट को? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पब्लिक हियरिंग में रिपोर्ट को रखता है। तो इसमें कौन होता है जो आपके मतलब जिसको हम कहते हैं कि कौन एक्चुअली में पार्ट ले सकता है? तो देखो, जिस एरिया के आप निवासी हो उस एरिया के लोग तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे क्लेमेंट होंगे उस चीज़ के। तो जनरल पब्लिक हो सकती है, कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड एसोसिएशन है, एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, ये सारे चीज लोग अपने अपने वॉइस कंसर्न जो है वहाँ पे वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर सकते हैं। तो अब इंडिया में क्या है, पहले जो सबसे पहला EIA आया था वो एक तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टर EIA था इन सब मामलों में, क्योंकि जब 2006 का EIA आया तो उसने सेवरल प्रोजेक्ट्स को पब्लिक हियरिंग से आउट कर दिया, जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स तो इस बार की जैसे कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स जिसके हम कहेंगे। ठीक है, डिफेंस हुए, कई सारे माइंस के प्रोजेक्ट हुए, बॉर्डर एरियाज़ के प्रोजेक्ट हुए, इन सबको इन्होंने क्या कर रखा है, पब्लिक हियरिंग से आउट कर रखा है। ठीक है, तो अब ये केवल ये तो छोटी सी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जिसको इन्होंने एग्जाम्पशंस दे रखे हैं। आफ्टर पब्लिक हियरिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट डेवलपर में टेक इनटू कंसिडरेशन द पॉइंट्स रेस्ड एंड आस्क फॉर NOC फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक बार NOC मिल गई तो क्या होता है, ये अपनी रिपोर्ट को मिनिस्ट्री को सबमिट करता है। तो फाइनल जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही है, ये याद रखना। अब आती है लास्ट स्टेज को क्या कहते हैं, अप्रेजल। अब प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है। तो यानी कि अब क्या किया, SPC इसके NOC मिलने के बाद सबमिट हुई एप्लीकेशन यहाँ पे। अब यहाँ से क्लियरेंस मिलेगा। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है ये एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करेगी। इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी में कंसल्ट द एक्सपर्ट्स एंड अगेन क्रिएट अ टीम टू स्टडी द प्रोजेक्ट। इसको पूरा राइट होता है इस एजेंसी को इंस्पेक्शन करने का साइट का, फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, ड्यूरिंग और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती है वो टेक्निकल असेसमेंट करती है और इसकी रिकमेंडेशन 90 दिनों के अंदर अंदर देती है। ऑन दिस बेसिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ग्रांट एनवायरमेंटल क्लियरेंस विच इज़ वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। याद रखना कितने साल, 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, फॉर द कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये चीज़ याद रखना। तो हमने देखा कि 5 स्टेजेस थी। पहली स्टेज स्क्रीनिंग थी, दूसरी स्टेज स्कोपिंग थी, तीसरी स्टेज क्या थी जिसमें पूरा कंसल्टेशन के साथ साथ सब कुछ होके मेन रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद क्या होती है, वो मेन रिपोर्ट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट की जाती है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, वो पब्लिक हियरिंग के लिए पुट करता है। पब्लिक हियरिंग से पब्लिक की जो कंसर्न होते हैं उनको लिया जाता है, रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है, फिर रिपोर्ट इंक्लूड करके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी NOC ली जाती है। वो NOC ली हुई रिपोर्ट को फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट पे सबमिट किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती है जो कि इन सब चीज़ों को फिर से चेक करती है। उसके बाद वो रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को देती है और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस देता है। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए क्लियरेंस दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ इतना होता है EIA। ठीक है, अब जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं वो है ड्राफ्ट नया EIA आया है, न्यू EIA, जिसमें क्या किया है, सरकार ने बोला कि 14 साल हो चुके हैं, 14 ईयर्स हो गए हैं, कई सारे NGT के जजमेंट आ चुके हैं, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ चुके हैं। इन सारी चीज़ों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है उस पुराने वाले EIA में। तो ये सरकार का आर्ग्यूमेंट था। उसके बेसिस पे सरकार कई सारे चेंजेस लेके आई उस पुराने EIA में और इन्होंने एक नया EIA बनाया। अब ये नया EIA है विवादों में, लेकिन ये याद रखना कि ये EIA का जो है ये केवल ड्राफ्ट है। पब्लिक हियरिंग इस ड्राफ्ट की चल रही है, उसके बाद नई चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो इसको बाय हार्ट मत कर देना और कभी भी ड्राफ्ट वाली चीज़ें UPSC नहीं पूछती है।
ये भी याद रखना। लेकिन चूंकि ये इशू इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए जो मैंने EIA की बारे में बात की पहले, वो याद रखना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इशू क्या है इसके साथ में। तो ये एक आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, क्योंकि इसमें कई सारे इश्यूज़ को एक साथ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल तो रोज़ आते हैं जिसमें एक दो इशू होते हैं केवल, मतलब एक दो इशू पे फोकस किया होता है, लेकिन इस वाले आर्टिकल में कई सारे इश्यूज़ पे, लगभग सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे फोकस किया गया। तो पहला इशू क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन। पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन क्या होती है कि देखो, कोई कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है, वो चल रही है, ठीक है, वर्किंग है, लेकिन उसने, वो मे बी हैजार्डस है या नहीं है, लेकिन उसने एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है, ठीक है। और जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है, जब क्लियरेंस नहीं लिया है यानी कि वो विदाउट आपके EIA के चल रही है, और जब विदाउट EIA के चल रही है तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने चला ली कंपनी, अब हम आप पे पेनल्टी लगा देंगे और आप पर जो भी पनिशमेंट, जो भी पेनल्टी वगैरह होगी, और लेकिन हम आपको अगर आज की डेट में आप एक अपॉलॉजी टाइप की दे के और उसको आप मतलब, तो उसका रेगुलराइजेशन हम कर देंगे। तो यानी कि पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है पहले से आप कोई काम कर रहे थे, लेजिस्लेशन आज आया, तो आज इस लेजिस्लेशन के आने के बाद आप उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप गलती कर रहे थे, आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया जितना पहुंचाना था, उसके बाद आज आप कहते हो कि नहीं ठीक है, आज हम ये रेगुलेशन आया, आज हम सारे अपने पाप धो लेते हैं, हम फिर से रेगुलराइज हो जाएंगे, जो कुछ हमारा पेनल्टी बनेगी हम दे देंगे। तो ये एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए। इसके रिलेटेड अभी एक जजमेंट भी आया, ये मार्च में EIA का जो नोटिफिकेशन था ये मार्च में आया था पब्लिक के उसमें, लेकिन अप्रैल में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट आया था अप्रैल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन को कहा था कि ये इलीगल है, इसको अल्ट्रा वायर्स पर बोल दिया था। तो ये चीज़ चूँकि मार्च में आई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ हटाई जा सकती है EIA में से, और ये इसकी वजह से बहुत सारा मतलब जो विवाद चल रहा है, मैक्सिमम विवाद की जड़ ये पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन ही है, ठीक है। दूसरी विवाद की जड़ जो है वो आप अगर देखें तो उसमें क्या है कि ये जो चीज़ आप देखते हैं कि पहले EIA में क्या हुआ करता था कि जो, जैसे आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपके एरिया में कोई फैक्ट्री है, ठीक है, आपको तकलीफ़ हुई, तो पब्लिक, जो नॉर्मल पीपल होते थे, वो जाके कंप्लेंट कर सकते थे, ठीक है, और कि इसका ज़्यादा ये मतलब जो कंपनी जो काम कर रही है वो बहुत ही हैजार्डस काम है और इन्होंने एनवायरनमेंट असेसमेंट सही ढंग से नहीं किया है। लेकिन अब क्या है कि अब कोई वायलेशन होगी तो जो फैक्ट्री का प्रमोटर है वही जाके केवल रिपोर्ट करेगा। तो ये कैसे हो गया भैया, जो गलती करेगा वही अपनी शिकायत करेगा, ऐसा हो सकता है? अब इन्होंने कहा नहीं भाई, पब्लिक सीधा शिकायत नहीं कर पाएगी, पब्लिक के बिहाफ पे कोई गवर्नमेंट एजेंसी अप्रोच करे तो गवर्नमेंट अपना संज्ञान ले, या फिर प्रमोटर खुद जाके करे। तो ऐसे नहीं होता, अगर ऐसे होना होता तो आज अपने आप चीज़ें जाने कब की सुधर गई होती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। उसके बाद अगला इशू जो है वो आप देखो कि B2 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेके है। तो अब क्या किया है इन्होंने कि B2 प्रोजेक्ट में हमने देखा था, अगर हम स्क्रीनिंग वाले फेज़ में जाएं तो उन्होंने उसमें डिफ़ाइन नहीं किया था कि कौन से प्रोजेक्ट किस में आएंगे। अब इन्होंने एक्चुअली में डिफ़ाइन कर दिया है कि नहीं भाई, XY प्रोजेक्ट कैटेगरी A में है, MNP मतलब जो भी XYZ2 प्रोजेक्ट कैटेगरी B1 में आएगा, ऐसे ही B2 में तुम्हारे XYZ3 प्रोजेक्ट मतलब इतने इतने प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में आएंगे। तो अब क्या हो गया, इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल होता था, क्योंकि पहले जो कैटेगराइजेशन होता था फिर उस पर डिसाइड किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था मैटर, तो यहाँ पे रोल स्टेट गवर्नमेंट का भी डिमिनिश कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब इन्होंने पहले से ही कैटेगराइजेशन कर दिया भाई कि देखो ये प्रोजेक्ट जो हैं ये ही B2 कैटेगरी में जाएंगे, ये B1 में जाएंगे, ये A कैटेगरी में है। तो ये एक इशू हो गया, ठीक है। इसी इशू से रिलेटेड इशू क्या है, जब डिफाइन कर दिया है तो स्क्रीनिंग का स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि
यहाँ पे जो सारे पहले प्रोजेक्ट का जो क्लियरेंस मिलता था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही देती थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो B2 प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको जो इनका जो क्लियरेंस होगा वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अप्रोच कर सकते हैं और क्लियरेंस ले सकते हैं। जबकि पहले क्या होता था, पहले कंसर्न जो स्टेट होता था वो देखता था, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है जो जयराम नरेश जी ने उठाया था कि जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है उसको भी EIA ठेस पहुँचाता है। तो कैसे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की है। पहले जो 2006 का EIA था उसमें क्या किया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया था। कैसे, एक A कैटेगरी बना दी थी, B1 कैटेगरी बनाई थी, B2 कैटेगरी। अब इन्होंने फिर से उसको डिसेंट्रलाइजेशन को एक सेंट्रलाइजेशन वे में कर दिया कि नहीं भाई, अब सारे प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ही जाएंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल था उसको बहुत हद तक कम कर दिया है। तो ये जो 6 नंबर आप देख रहे हैं और जो थर्ड नंबर था ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद एक जो ये जो इशू आप 4th नंबर का देख रहे हैं उसमें वही चीज़ है कि जो ड्राफ्ट कैटेगरी A के प्रोजेक्ट्स थे उनमें EIA का रिक्वायरमेंट के लिए अप्रूवल मिनिस्ट्री से जाता था, और B1 के लिए EIA और अप्रूवल जो होगा वो अब अप्रेजल कमेटी से होगा, वो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आप। अब अगला इशू क्या है, ये बहुत, जब जैसे मैंने बताया पब्लिक हियरिंग के लिए एग्जाम्पशन था, ऐसे ही EIA के लिए एक एग्जाम्पशन लिस्ट है। इस वाले नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या किया है, एक बहुत लंबी एग्जाम्पशन लिस्ट बना दी है, और उस एग्जाम्पशन लिस्ट में इन्होंने 40 से ज़्यादा आइटम रख दिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद क्या है कि जो रिपोर्ट, एक मैंडेटरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी हर जो भी प्रोजेक्ट होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको हर 6 मंथ में पहले रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 1 ईयर में आपको एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, यानी जब पहले नाउ 1 रिपोर्ट, ठीक है, और पहले क्या होता था 2 रिपोर्ट जाती थी, यानी कि पहले ज़्यादा कंप्लायंस था, अब इन्होंने कंप्लायंस को कम कर दिया है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक इशू है कि आप बात तो कर रहे हैं कि नहीं हम एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो इशू है वो है थर्ड पार्टी असेसमेंट को लेके। सपोज़ करो मैंने कल को एक कंपनी खोली और वो कंपनी एनवायरनमेंट के प्रति उतनी सजग नहीं है जितनी उसको होनी चाहिए थी, तो अब मिनिस्ट्री क्या कहती है, आप अपना इवैल्यूएशन असेसमेंट क्या है किसी थर्ड पार्टी से करा लेते हैं। तो मेरे पास मानो कि पैसा है, मैंने वो रुपया दिया किसी थर्ड पार्टी को, और मैं जैसा चाहूँगा वैसी मैंने रिपोर्ट बना के दे दी, तो अब इसमें मिनिस्ट्री क्या कर लेगी, यहाँ पे आप कोई चेक एंड बैलेंसेस भी नहीं लगा रहे हो, आपने अलाउ कर दिया है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट, तो थर्ड पार्टी की हमेशा इंटीग्रिटी पे सवाल उठेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक इशू है इसलिए, ठीक है, ये हमें ये याद रखना। उसके बाद जो अगला इशू है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए द ड्राफ्ट प्रोजेक्ट इज़ नॉर्म फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। पहले क्या होता था, छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ही आउट ऑफ परव्यू थे, अब इन्होंने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को इसके एम्बिट से बाहर कर दिया है, समझ रहे हैं आप। तो ये एक इशू है। उसके बाद क्या है, इन्होंने एक नई सीधा लिख दिया है स्ट्रेटेजिक लिस्ट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को ये डिफाइन करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कह सकती है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ स्ट्रेटेजिक, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, और उसके लिए फिर वो एग्जाम्पशन लिस्ट में चला जाएगा और उसको EIA की ज़रूरत नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले डिफेंस या पर्टिकुलर कैटेगरीज उसमें मेंशन थे, ऐसा नहीं था कि किसी भी प्रोजेक्ट को कर सकें। अब इन्होंने सीधा लिख दिया है कि एक स्ट्रेटेजिक वर्ड उसमें लिख दिया है, और वो स्ट्रेटेजिक कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये स्ट्रेटेजिक है कि नहीं है। तो ये सारे बहुत ही मेजर इश्यूज़ हैं। ये एक्चुअली में किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 10 के 10 इश्यूज़ को बात करें तो इनमें ये 2 इशू जो हैं, अगर हम बात करें तो वो 2 इशू हम हटा दें, चलो मान लिया कि हटा दिया, ठीक है। तो ये जो दो इशू थे आपके, तो ये आपके फेडरलिज्म से रिलेटेड ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंटर वाला इशू आ गया, ठीक है। तो
उसको हटा दें तो आप सारे इशू जितने भी देखेंगे वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने वाली ही बात कर रहे हैं और सारे ईज़ ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस ईज़ ऑफ बिजनेस की तरफ ज़्यादा है और एनवायरनमेंट की तरफ कम है। यही इशू एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, यही इशू जयराम नरेश जी उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि फाइनल ड्राफ्ट क्या आता है, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट था ये पब्लिक हियरिंग के लिए गया। लास्ट जो ड्राफ्ट होगा, जो नोटिफाई होगा, वो देखना होगा कि उसमें कितने चेंजेस लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें बदलाव के लिए कहा है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये EIA एक्चुअली में क्या था और अभी जो इतना ये बहस चल रही है वो किस बात पे चल रही है। तो वो यानी कि वो विदाउट, आपको अगर फर्दर कोई भी इस चीज़ में डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और ऐसी हम कई सारी ब्रीफली एक्सप्लेन्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप UPSC प्रीलिम्स से जुड़े डेली के क्विज़ करना चाहते हैं तो हमारे IASFOLKS ये टेलीग्राम में सर्च कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम ये सब चीज़ें फ्री ऑफ में प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रीमियम क्विज़ की तरह हैं। आप एक बार उनकी क्वालिटी देखेंगे तो खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। बाकी धन्यवाद।